आप सभी लोगों का राम जिलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर ओपन कर रहे हैं जो कि इंटरमीडिएट में जो आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें 7 से 8 नंबर का आता है। बहुत ही अच्छा बच्चों ये चैप्टर है, देख लीजिए ज़रा। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, यानी उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक बच्चों यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आप ये मान लीजिए कि ये हमारा स्कोरिंग चैप्टर भी है। मतलब आप ये समझिए कि जो यूपी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो प्रश्न आते हैं वो हमारे और आपके द्वारा आसानी से कर लिए जाएंगे। बस इस चैप्टर को आपको वीडियो के माध्यम से, केवल अगर आप इसको वीडियो देखते रहे, केवल वीडियो को वॉच करते रहे, तो आप केवल और केवल वीडियो को वॉच करते करते ही ये चैप्टर सीख जाएंगे। और इस चैप्टर से आने वाले जो 7 से 8 नंबर हैं उनको आप प्राप्त कर लोगे। तो बच्चों इस चैप्टर का एक भी वीडियो आप मिस ना कीजिए, अच्छे से देखिए। अच्छे सरल अवधारणा के साथ में हम आपको इस चैप्टर के विषय में, इस चैप्टर की खूबियों के विषय में बताएंगे और सिखाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक। तो उपसह संयोजक यौगिक में अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। बच्चों योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? तो बच्चों दो या दो से अधिक सरल लवणों, दो या दो से अधिक सरल लवणों या सरल यौगिकों से के विलयनों को, दो या दो से अधिक सरल लवणों के विलयनों को परस्पर एक निश्चित अनुपात में मिलाकर उनका क्रिस्टलीकरण करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? योगात्मक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्या बताया अभी आपको हमने योगात्मक यौगिक के विषय में? योगात्मक यौगिक के विषय में अभी बच्चों मैंने क्या बताया आपको? अभी बताया मैंने कि दो या दो से अधिक, क्या बताया? कि जब दो या दो से अधिक सरल लवणों को एक निश्चित अनुपात में घोलने से प्राप्त विलयन का क्रिस्टलीकरण कराया जाता है तो प्राप्त यौगिक योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक कहलाता है। बच्चों क्या बताया हमने? दो या दो से अधिक लवणों को एक निश्चित अनुपात में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्रिस्टलीकरण कराने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनको आणविक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो हमने FeSO4, ये आपका फेरस सल्फेट प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 और प्लस 6H2, ये आपस में जब इनका क्रिस्टलीकरण कराया जाएगा तो बन जाएगा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। ये आपका है मोहर लवण। मोहर लवण क्या है बच्चों? मोहर लवण। तो मोहर लवण बच्चों कैसे बना है? जब हमने क्या किया है, जब हमने FeSO4 और अमोनियम सल्फेट, मतलब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को एक साथ जल में डालकर उसका क्रिस्टलीकरण कराया तो हमें फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर लवण प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसके विलयन में? कॉपर सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट, इसके विलयन में अगर मान लीजिए हम अमोनिया गैस प्रवाहित करें, क्या प्रवाहित करें? अमोनिया गैस,
तो जब इसमें अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है, CuNH3 का होल 4 SO4, ये बन गया कॉपर नहीं टेट्रामीन कॉपर सेकंड सल्फेट, ये बना। बच्चों ये भी एक योगात्मक यौगिक है और ये जो आपका बन रहा है ये भी एक योगात्मक यौगिक, दोनों ही योगात्मक यौगिक है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये ठोस अवस्था में, कौन सी अवस्था में बच्चों, ठोस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। ये बच्चों ये वाला जो लवण है ये ठोस अवस्था में तो स्थायी है, कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में तो स्थायी, परंतु विलयन की अवस्था में अपना अस्तित्व तो खो देता है। इसको अगर हम पानी में डालें तो ठोस अवस्था में तो ये स्थायी है, परंतु विलयन अवस्था में ये अपना अस्तित्व तो खो देता है। जबकि अगर हम बात करें इसकी तो ये ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखता है, ये ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तो इस आधार पर बच्चों आणविक यौगिक ये भी है, देखो आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक ये भी है, आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक, और ये वाला भी आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक है। परंतु अंतर क्या है कि ये वाला जो यौगिक है ये ठोस अवस्था में स्थायी है, परंतु विलयन अवस्था में अपना अस्तित्व खो रहा है। इसी प्रकार से ये वाला ये ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रख रहा है। तो इस आधार पर ये देखा गया है, क्या देखा गया बच्चों, कि इसको इस आधार पर दो भागों में पुनः बांट दिया गया, किसको, योगात्मक यौगिक को। तो बच्चों जो योगात्मक यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक। आणविक यौगिक, आणविक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के, या आणविक यौगिक कह दो या आणविक लवण कह दो, इनको दो भागों में बांटा गया। एक तो बच्चों द्विक लवण, द्विक लवण, एक द्विक लवण और एक बच्चों संकर लवण, एक द्विक लवण और एक कौन सा, संकर लवण। एक द्विक लवण और एक संकर लवण। द्विक लवण क्या होते हैं और संकर लवण क्या होते हैं बच्चों? द्विक लवण वे लवण होते हैं जो ठोस अवस्था में तो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, किंतु विलयन अवस्था में अपना अस्तित्व खो देते हैं। जो ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं किंतु विलयन अवस्था में अपना अस्तित्व खो देते हैं, जैसे FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 into 6H2। ये ठोस अवस्था में जब तक है तब तक तो स्थायी है, परंतु जैसे इसको विलयन में डालेंगे तो विलयन में आकर Fe++ अलग हो जाएगा और एक SO4 एक SO4 ये भी अलग हो जाएगा, SO4 भी अलग हो जाएगा, ये NH4 अमोनियम भी अलग हो जाएगा, 2NH4 और ये 6H2O अलग हो जाएगा प्लस 6H2O। जबकि अगर हम बात करें संकर लवण की, तो संकर लवण वे लवण होते हैं जो ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, बरकरार रखते हैं। ऐसे लवणों को क्या कहा जाता है? संकर लवण। जैसे K4FeCN6 ये है। अब इसको आप जैसे ही डालकर अगर आयनाइज करना चाहो
तो ये जो आयनन एरियाज में ये तो आयनित हो जाएगा, 4K प्लस अलग हो जाएगा, प्लस FeCN का होल 6 ये अलग हो जाएगा। लेकिन अब इसको आयनित करना चाहोगे आगे तो ये आयनित नहीं होता है, ये आयनित नहीं होता है। तो इसीलिए ये ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में कैसे होते हैं बच्चों, स्थायी होते हैं। कौन से? संकर लवण। तो आप लोगों ने देखा कि आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। नंबर 1 द्विग लवण, नंबर 2 संकर लवण। द्विग लवण क्या होते हैं? जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं किंतु विलयन अवस्था में अपने अस्तित्व को खो देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विग लवण कहते हैं। अब बात करते हैं संकर लवण की। संकर लवण क्या होते हैं? जो ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर लवण कहते हैं। आइए चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। इसके आगे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। चलिए हमने लिया K4 FeCN6। दूसरा बच्चों हमने लिखा CuNH3 का होल 4 SO4। बच्चों इसमें जरा चेक करते हैं, इधर ध्यान देना। अगर इसमें हम बात करें, ये जो लिखा है ये या इसमें इस साइड ये लिखा है, यहाँ पर ये जो होता है इस एरिया को, चाहे इस साइड लिखा हो चाहे मतलब कोष्टक के बाहर वाले भाग को, देखिए इसमें भी कोष्टक के बाहर वाला भाग है, इसमें भी कोष्टक के बाहर वाला भाग। जो कोष्टक के बाहर वाला क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं बच्चों क्या? इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं आयनन क्षेत्र। क्या कहते हैं? आयनन क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? आयनन क्षेत्र। ये बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, इनको जानना आवश्यक है। अब हम बार बार आयनन क्षेत्र बोलेंगे, आपको पता तो होना चाहिए आयनन क्षेत्र क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे, तो पहले उनके विषय में जानना आवश्यक है। तो ये बच्चों क्या है? आयनन क्षेत्र हमारा है। बच्चों ये जो कोष्टक के अंदर वाला भाग होता है, कौन सा भाग होता है बच्चों? जो कोष्टक के अंदर वाला भाग होता है, कौन सा भाग बच्चों? कोष्टक के अंदर वाला भाग। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये इस भाग को हम लोग कहते हैं उपसह संयोजन क्षेत्र, या इसको हम संकुल क्षेत्र भी कहते हैं। संकुल क्षेत्र क्या कहते हैं? संकुल क्षेत्र। ये भाग क्या होता है बच्चों? ये आयनित नहीं होता है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं इस कोष्टक के अंदर वाले भाग की। तो कोष्टक के अंदर वाले भाग में जो सबसे पहले स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे Fe लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? Cu लिखा है। ये इसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। यह केंद्रीय धातु परमाणु चारों ओर से, जैसे यहाँ पर इसको चारों ओर से कौन घेरे होगा? Cn। यहाँ पर इसको चारों ओर से कौन घेरे होगा? NH3। तो ये चारों ओर से परमाणुओं अथवा समूहों अथवा आयनों द्वारा घिरे होते हैं।
केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, चारों ओर से परमाणुओं, अणुओं अथवा समूहों द्वारा घिरे होते हैं। अब ये जो परमाणु, अणु और समूह जो हैं बच्चों ध्यान देना, जो ये परमाणु, अणु और समूह हैं, ये इधर से ये और इधर से ये, इनको बच्चों हम लोग लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। अब बच्चों ये जो होते हैं, जितने ये मेटल के साथ में जितने भी उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, अब ये चूंकि एक दंती लिगेंड ये भी है, एक दंती लिगेंड ये भी, अर्थात ये मेटल से एक CN मेटल के साथ में एक उपसय संयोजी बंध बना सकता है। यहाँ पर एक NH3 मेटल के साथ में एक ही उपसय संयोजी बंध बना सकता है। तो ये जितने उपसय संयोजी बंध बनाते हैं उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इस संख्या को हम लोग कहते हैं बच्चों समन्वय संख्या। क्या कहते हैं, समन्वय संख्या, या इसको हम लोग उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। बच्चों जो कोष्टक वाला भाग है इसको हम लोग एक और नाम से उपसय संयोजी मंडल भी कहते हैं। उपसय संयोजी मंडल भी कहते हैं। उपसय संयोजी मंडल भी कहते हैं। तो बच्चों ये कुछ शब्दावली थी जो इस चैप्टर में हम लोग बार बार यूज करेंगे। तो इसके विषय में बच्चे को ज्ञान होना आवश्यक है कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होती है, लिगेंड क्या होते हैं, समन्वय संख्या क्या होती है, ये सारी चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी और आगे इसके आगे बात करेंगे। चलिए चलते हैं इसके आगे। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे संकर आयन और काउंटर आयन। किसके विषय में बात करनी है हमें, संकर आयन और काउंटर आयन के विषय में, कि संकर आयन क्या होते हैं, काउंटर आयन क्या होते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा K4 Fe K4 Fe CN6, ये तो ये हो गया। दूसरा बच्चों क्या हो गया, Cr NH3 का होल 5 Cl Cl2। अगला देखिए Ni CO का होल 4, और अगला देख लीजिए K2 Ni Cn का होल 6। जैसे ये हमने 4 एग्जाम्पल लिखे। अब बच्चों इन एग्जाम्पल में आपको ये बताना है कि इसमें संकुल आयन कौन सा है और सह आयन कौन सा है। क्या बताना है, संकुल आयन कौन सा है और सह आयन कौन सा है। आइए चलिए देख लेते हैं इसको। तो बच्चों जब इसको हम पानी में डालेंगे, जो आयनन क्षेत्र में है उतना भाग तो आयनित हो जाएगा, जितना आयनन क्षेत्र में होता है वही तो निकलता है, पानी में डालने पर वही तो आयनित होता है। तो जब इसको हम पानी में डालेंगे तो यहाँ से 4K प्लस अलग हो जाएगा, प्लस Fe Cn का होल 6 ये अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इसको हम पानी में डालेंगे तो ये Cr NH3 का होल 5 Cl माइनस प्लस का 2 प्लस
2Cl माइनस अलग हो जाएगा। अच्छा, इसको पानी में डालने से कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो इसके आयनन क्षेत्र में तो कुछ है ही नहीं, ये आयनित होकर देगा 2K प्लस NiCN का होल 6। अब बात कर लें इसमें काउंटर आयन और सह आयन की। किसकी बात कर लें? काउंटर आयन और सह आयन की। तो देखो, या ये तो हो गया संकर आयन, ये कौन सा आयन हो गया? संकर आयन। ये हो गया हमारा संकर आयन, और ये क्या हो गया? सह आयन। सह आयन, सह आयन मतलब इसके साथ में जुड़ा हुआ। सह आयन बोल दो या काउंटर आयन बोल दो। जैसे यहाँ पर ये आपका कौन सा है? संकर आयन। कौन सा आयन है? संकर आयन। जबकि ये क्या है? ये है काउंटर आयन। काउंटर आयन। बच्चों, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, जबकि इसमें ये काउंटर आयन है और ये संकर आयन। तो ये बच्चों आप लोगों ने सीख लिया कि संकर आयन या काउंटर आयन हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको समझाना था कि किसी भी उपसय संयोजी यौगिक में संकर आयन या काउंटर आयन हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अब बच्चों, संकर आयन या काउंटर आयन के बाद में थोड़ी सी जानकारी आपको हम लिगेंड के विषय में देना चाहेंगे कि लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, केंद्रीय धातु परमाणु तो आपको समझ में आ गई, जो चारों ओर से अणु, परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह द्वारा घिरी होती है, वह केंद्रीय परमाणु होती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लिगेंड के विषय में। बढ़िया टॉपिक है लिगेंड। लिगेंड से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में। तो चलिए अब लिगेंड को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि लिगेंड क्या होता है। तो लिगेंड के लिए मेरा कहना इतना ही है कि कोई भी ऐसी चीज जो अपने से एक इलेक्ट्रॉन युग्म किसी को दे सके, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म किसी को दे सके, उसे हम क्या कहेंगे? लिगेंड। कोई भी बच्चों, कोई भी ऐसी चीज जो अपने से एक इलेक्ट्रॉन युग्म किसी दूसरे को दे सके, कोई भी ऐसी चीज, उसे हम क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। लिगेंड अगर हम बात करें आवेश के आधार पर, आवेशों के आधार पर, तो आवेशों के आधार पर लिगेंड आप 3 प्रकार के देखोगे। कितने प्रकार के देखोगे? आवेशों के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। आवेशों के आधार पर लिगेंड आपके कितने प्रकार के होते हैं? आवेशों के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आवेशों के आधार पर लिगेंड बच्चों होते हैं 3 प्रकार के। एक तो हो गया बच्चों कौन सा? एक तो हो गया ऋणावेशित। एक तो हो गया ऋणावेशित लिगेंड। एक हो गया बच्चों उदासीन लिगेंड। और एक हो गया आपका धनावेशित। धनावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड हैं जिनके ऊपर ऋण आवेश उपस्थित होता है, ऋणावेशित कहलाते हैं। जैसे Cl माइनस कामा Br माइनस कामा I माइनस कामा NO2 माइनस कामा NO3 माइनस
कामा SO4 डबल माइनस कामा S डबल माइनस कामा OH डबल माइनस डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से और भी। अब बच्चों अगर हम बात करें उदासीन की, तो जिन पर कोई आवेश नहीं होता वो उदासीन होते, बट लॉन पेयर हो। जैसे अगर हम बात करें H2O की, कामा अगर हम बात करें NH3 की, अगर हम बात करें एल्कोहल की, अगर हम बात करें एमीन की, अगर हम बात करें द्वितीयक एमीन की, अगर हम बात करें तृतीयक एमीन की, तो ये हमारे उदासीन लिगेंड होते हैं। ऋणावेशित में एक CN बढ़ा लो, इसमें CO बढ़ा लो, ये हमारे उदासीन हो गए। अब इसके बाद में बात करें धनावेशित की, तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं ये बच्चों, रेयर कंडीशन में ही मिलते हैं। इन पर धन आवेश होता है, जैसे NO प्लस, NO2 प्लस, ये बहुत दुर्लभ होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि आवेशों के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के बच्चों आपको बताए। आवेशों के आधार पर लिगेंड हमने बताया आपको 3 प्रकार के, एक धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। अब चलो हम लोग देखते हैं संयोजकता के आधार पर। किसके आधार पर? संयोजकता के आधार पर, संयोजकता के आधार पर, संयोजकता के आधार पर अगर देखा जाए तो लिगेंड आपके कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइए चलिए देखते हैं, सभी को हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक उपसय संयोजी बंध से जुड़ते हैं। ऐसे लिगेंडों को हम लोग क्या कहते हैं? एक दंती। जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु से केवल वो एक उपसय संयोजी बंध बना सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सकते हैं, ऐसे लिगेंडों को हम एक दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे बच्चों Cl माइनस, Br माइनस, NO2 माइनस, I माइनस, NH3, H2O, CN माइनस, ROH, RNH2 आदि, ये हो गए हमारे एक दंती लिगेंड। अब बच्चों एक दंती के बाद में हम आगे बात करेंगे एक दंती के बाद में आगे हम बात करेंगे द्विदंती लिगेंड। द्विदंती द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं? इनमें दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से दो उपसय संयोजी बंध बनाते हैं। जैसे में देखिए बच्चों एथिलीन डायमीन, एथिलीन डाई
एमीन। एथिलीन डाइमीन में देख लीजिए जरा, CH2NH2 CH2NH2, ये है हमारा एथिलीन डाइमीन। इसको शॉर्टकट में बच्चों हम EN से भी लिखते हैं। एथिलीन डाइमीन के बाद में दूसरा अगर हम देखना चाहें ऑक्सेलेट, ये जरा देख लीजिए, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O, या इसको हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं C2O4, या और शॉर्टकट में लिखना चाहें तो OX भी लिख सकते हैं। ये ऑक्सीलेट। इसके बाद में अगर हम बात करें ग्लाइसिनेटो की, ग्लाइसिनेटो, इसमें देखिए CH2NH2 COO माइनस, इसका शॉर्टकट GLY। तो ये सभी द्विदंती लिगेंड हैं, दो दंती लिगेंडों के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद में बच्चों हम आगे बात करेंगे, अब किसकी बात करनी है हमें, त्रिदंती की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं त्रिदंती की। त्रिदंती लिगेंड, त्रिदंती लिगेंड, इसमें कितने दाता परमाणु होते हैं, इसमें 3 दाता परमाणु होते हैं। जैसे NH CH2 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 NH2 NH2, ये देखिए कितने दाता परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये दिखाई दे रहा होगा, एक ये दिखाई दे रहा होगा, एक ये दिखाई दे रहा होगा। 3 दाता परमाणु होते हैं। इसका नाम क्या है, एक एथिलीन ये, एक एथिलीन ये, तो हम इसको पढ़ेंगे डाई एथिलीन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, ट्राइएमीन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। त्रिदंती के बाद में अगर हम बात करें चतुर्थ दंती की, देखिए चतुर्थ दंती लीजिए, त्रिदंती में 3 दाता परमाणु होंगे, साफ साफ समझ में आ रहे हैं। चतुर्थ दंती में 4 दाता परमाणु होंगे। आइए चलिए देख लेते हैं। CH2 CH2 NH NH CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। इसका नाम है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। देखो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। अब बच्चों हम इसके बाद में आगे बात करेंगे पंचदंती, पंचदंती और षष्ठदंती लिगेंड की।
आइए देखिए इधर पंचदंती देख लीजिए जरा, पंचदंती लिगेंड, पंचदंती लिगेंड। इसमें क्या होता है, 5 दाता परमाणु होते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, एथिलीन डायमीन का फार्मूला आपको पता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 अटैच होता था NH2 तो H ना अटैच करके यहाँ पर अटैच कर दो CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। इसका बच्चों नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन, एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन। बच्चों एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, तो कुल मिला के 5 दाता परमाणु होते हैं इसमें। इसका नाम है एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन। अब बच्चों इसी क्रम में जरा देख लीजिए षष्ठदंती देख लीजिए जरा, देखिए जरा CH2 N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। इसको हम लोग पढ़ते हैं एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन EDTA। तो ये बच्चों हो गया एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, चतुर्थदंती और पंचदंती लिगेंड। इसके बाद में आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, अच्छा देखें कितना हो सकता है। बस इतना इसकी लास्ट लिमिट है, नहीं तो फिर हट जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसी क्रम में एक और आता है उभयदंती लिगेंड। कौन सा आता है, उभयदंती लिगेंड। तो उभयदंती लिगेंड क्या होता है जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ एक दंती लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, परंतु उपसय संयोजी बनाता कोई एक ही है, तो ऐसे लिगेंडों को हम लोग क्या कहते हैं, उभयदंती लिगेंड। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड भी कहते हैं। होता क्या है बच्चों इसमें, जैसे आप देखते हो CN, तो C के पास में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और N के पास में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु देता कोई एक ही है, चाहे C दे दे चाहे N दे दे। अगर मान लीजिए मेटल को इलेक्ट्रॉन C ने दिए हैं तो Cn जुड़ेगा, अगर मान लीजिए मेटल को इलेक्ट्रॉन N दे रहा है तो फिर Nc जुड़ेगा। ये साइनाइड होगा, ये आइसोसाइनाइड, लेकिन होती प्रॉपर्टी दोनों के पास में है, इसीलिए ये मिडिल लिगेंड है। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें
NO2 की इसकी बात कर लें तो यहाँ पर N के पास में भी होते हैं और O के पास में भी होते हैं। अगर मेटल को N डोनेट कर रहा है तो NO2 जुड़ेगा, अगर मेटल को ऑक्सीजन दे रहा है तो ONO जुड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें किसकी, HCN की, तो अगर मान लीजिए मेटल को इलेक्ट्रॉन S दे रहा है तो HCN होगा, अगर मान लीजिए मेटल को C दे रहा है तो CnS हो जाएगा, और अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन N दे रहा है तो NCS हो जाएगा। तो कुछ एक दंती लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक परमाणुओं के पास में लॉन पेयर होता है परंतु देता कोई एक ही, ऐसे लिगेंडों को हम लोग उभय दंती या एम्बीडेंट लिगेंड कहते हैं। उभय दंती लिगेंड तक पढ़ लिया था। आज बच्चों हम बात करेंगे सेतुबंध लिगेंड की। आज बच्चों हमें बात करनी है सेतुबंध लिगेंड की। बच्चों सेतुबंध लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु, दो केंद्रीय धातु परमाणुओं के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं, एक पुल का कार्य करते हैं, ऐसे लिगेंडों को हम लोग सेतुबंध लिगेंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए Fe है, इससे Cl अटैच है, Cl अटैच है, Fe है, Cl है, Cl है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये वाले दोनों Cl इन दोनों Fe को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सेतु का काम कर रहे हैं, इसीलिए सेतुबंध लिगेंड। और बच्चों देख लीजिए जरा CONH3, NH3 का होल 4 CO, जिसे यहाँ पर अटैच कर दिया हमने NO2, यहाँ पर अटैच कर दिया NH2, CO NH3 का होल 4, जिसे ये मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बेटा जो आपका NO2 है, ध्यान देना यहाँ पर जो ये NO2 आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? NO2, और यहाँ पर NH2, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? ये दोनों ही इस मेटल को जोड़ने का काम कर रहे हैं, कोबाल्ट का। तो ये दोनों ही कौन से लिगेंड हो गए? सेतुबंध लिगेंड। तो कुछ एक दंती लिगेंड ऐसे भी होते हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं, उनको जोड़कर एक सेतु बनाते हैं। ऐसे लिगेंडों को हम लोग क्या कहते हैं? इन लिगेंडों को हम लोग कहते हैं सेतुबंध लिगेंड। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं, एक होता है कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड, कीलेट लिगेंड क्या होते हैं? कुछ बहुदंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड जो होते हैं, ये एक दंती लिगेंड के बस की बात नहीं। कीलेट बनाना बहुदंती जो लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर एक चक्रीय संरचना बनाते हैं। जैसे सपोज दैट CH2 NH2 CH2 NH2, ये इथिलीन डायमीन है। अब ये मान लो कोबाल्ट से अटैच होकर एक कीलेट का निर्माण करते हैं। ये देखिए यहाँ से कीलेट बना रहा, चक्रीय संरचना बना रहे हैं। तो कुछ बहुदंती लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु से यहाँ पर कॉपर कर दे रहा है,
कुछ बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर क्या करते हैं, एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। ऐसे लिगेंडों को हम लोग कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं, और इस प्रकार के संकुल को हम लोग क्या कहते हैं, कीलेट कहते हैं। तो ये बच्चों हो गया कीलेटिंग लिगेंड और कीलेट संकुल के विषय में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कीलेट संकुल हो गया। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे समन्वय संख्या की। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, समन्वय संख्या की। आइए चलिए जान लेते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं। कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों द्वारा जितने उपसे संयोजी बंध बनाती है उनकी संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट से ये मान लीजिए ये NH3 ये इस प्रकार से NH3, इस प्रकार से NH3, ऐसे NH3। तो कुल मिला के NH3 कोबाल्ट से कितने बॉन्ड बना रहा है, तो आंसर है 3। तो जितने उपसे संयोजी बंध बनाता है वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 होगी। इसको लिखेंगे ऐसे CONH3 का होल 6 चार्ज लगा है +3। तो अगर इसमें पूछा है कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो जितने NH3 होंगे, NH3 एक दंती लिगेंड होता है, एक NH3 एक ही उपसे संयोजी बंध बनाएगा, तो यहाँ पे कई NH3 हैं, 6 उपसे संयोजी बंध बनाएंगे, इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बच्चों, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। कितनी होगी बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 होगी। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और देख लीजिए। जैसे अगर हम आपसे पूछें NiCO का होल 4 में Ni की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो CO एक दंती लिगेंड होता है, एक CO एक ही उपसे संयोजी बंध बनाएगा, तो कितने CO हैं, 4। तो यहाँ से कितने उपसे संयोजी बंध बनेंगे, 4। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी हो जाएगी 4। अगर हम बात करें FeCO का होल 5, यहाँ पर अगर देखा जाए कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 5। कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगी। आइए चलिए इसमें देख लेते हैं CrOX का होल थ्राइस, चार्ज लगा है -3। अब बच्चों यहाँ पर OX होता है द्विदंती लिगेंड, मतलब एक OX 2 बॉन्ड बनाता है, 2 उपसे संयोजी बंध बनाता है। तो 3 OX कितने उपसे संयोजी बंध बनाएंगे, तो आंसर है 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6। बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। 3 नहीं बच्चे, इसी को समझ लेते हैं, ये नहीं, जितने उपसे संयोजी बंध बनाता है उनकी संख्या को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे मान लो हमने एक और लिखा CO EN का होल थ्राइस, चार्ज लगा दिया +3। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो एक EN 2 उपसे संयोजी बंध बनाता है, तो 3 EN कितने बनाएंगे, तो आंसर है 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6। कितनी हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कुल मिला के केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों द्वारा जितने उपसे संयोजी बंध बनाकर घिरा हुआ होता है उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, यानी समन्वय संख्या कहते हैं। अब बच्चों इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। हम लोग ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या में देख लीजिए किस प्रकार से हम लोग देखते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल्स तो ये है कि किसी यौगिक में उपस्थित संपूर्ण जितने भी तत्व हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होता है, 0 होता है। किसी उदासीन यौगिक में उपस्थित संपूर्ण तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग
शून्य होता है, शून्य होता है। इसके अलावा नंबर 2 पे आप बच्चों देख लीजिए, जो क्षार धातुएं होती हैं हमारे, कौन सी धातुएं? क्षार धातुएं। क्षार धातुएं कौन सी होती हैं? जैसे Na हो गई, K हो गई, Li हो गई, Rb हो गई, Cs हो गई। इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर, क्षार धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है। अगला क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा में आ गए इनकी +2 होती है। हाइलोजनों की, हाइलोजनों कितनी होती है? जो हाइलोजन होते हैं, हाइलोजन चाहे वो आपका F हो, Cl हो, Br हो, I हो, इन सब की कितनी होती है? -1। कितनी होती है? -1। इसके अलावा किसी भी आयन पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ही होती है। आइए चलिए सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। इसे K4 FeCN6 में हमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आओ बच्चों सीखते हैं। 4K + Fe + 6Cn = ऑक्सीडेशन नंबर सबकी। देखो ये पहला पॉइंट पढ़ो, किसी उदासीन यौगिक में उपस्थित संपूर्ण तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होता है? शून्य। तो ये उदासीन अणु है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर योग 0। 4 के स्थान पर 4K की ऑक्सीडेशन नंबर, देखो क्षार धातुओं की हमने ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लिखा है? +1, तो यहाँ पर आप 1 रख लो। Fe की तो आपको निकालनी ही है। +6 Cn पर कितना चार्ज होता है बच्चों? Cn पर आपने देखा होगा -1 चार्ज होता है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर -1 रखेंगे = 0। 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया 4 आया, प्लस Fe आया, -6 आया = 0। तो Fe -2 = 0, तो Fe = कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं CuNH3 SO4, इसमें मान लो मैं Cu के निकालने हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? ध्यान देना इधर। Cu + 4NH3 + SO4 × 2, कोई चार्ज नहीं इसलिए 0 लगा देंगे। Cu की निकालनी है तो Cu के स्थान पर Cu + 4NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए 0 रखेंगे, ये न्यूट्रल है। SO4 पर -2 होता है तो -2 रख दिया, तो Cu -2 = 0, तो Cu = 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? 2। तो इसी प्रकार से हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है। आइए चलिए एक आधा और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये लिया COEN Cl3, इसमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बच्चों? आप इसको पहले ओपन कीजिए। CO + En कितने हैं? 3, तो 3En + 3Cl = कितना लिख देंगे? 0। CO की पोजीशन पर CO + 3En की रखते हैं, En पर कोई चार्ज नहीं होता तो 0, + 3Cl पर -1 चार्ज = 0। CO -3 = 0, तो CO = कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। अगला देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने K3 CrOX में हमें Cr के निकालने हैं तो कैसे करेंगे? देखो 3K + Cr + 3OX = 0। 3K की आपको 1 रखनी है, Cr की निकालनी है, +3 × OX पर कितना चार्ज होता है? तो आंसर है 2 = 0। ये 3 + Cr, ये हो जाएगा -6 = 0। ये इसमें लेस हो जाएगा। Cr -3 = 0। Cr = आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? Cr = आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक की।
इसी क्रम में हमें सीखना है प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक बच्चों, अगर हम बात करें प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व लिगेंडों से जुड़कर उपसे संयोजी यौगिक बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि वह अपना जो विन्यास है वह विन्यास त्याग कर अपने सम्मुख जो मेटल है, अक्रिय मेटल है, उसका विन्यास प्राप्त करना चाहता है। जैसे आप जानते हो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, तो ये किसका विन्यास चाहते हैं? तो इसी में आगे चले आओ। सबसे पहले हीलियम रखा है, हीलियम के नियान, फिर आर्गन और फिर क्रिप्टॉन। तो ये सभी के सामने कौन पड़ रहा है? क्रिप्टॉन। तो ये सभी के सभी यौगिक बनाकर कौन सा विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं? क्रिप्टॉन का। और क्रिप्टॉन का होता कितना है? एटॉमिक नंबर 36 होता है। और जबकि इनका कितना होता है? 21, 22, 23, 22, 23, 24, 25, 26। तो ये सभी के सभी क्या चाहते हैं कि हम कोई ऐसा उपसे संयोजी यौगिक बनाएं जिससे कि इसका परमाणु क्रमांक कितने के इक्वल हो जाए? इसके इक्वल हो जाए। इसी को हम लोग कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। मतलब मेटल जो होती है वह अपने सम्मुख आने वाली अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करना चाहती है और उसे प्राप्त करने के लिए यह उससे संयोजी यौगिकों का निर्माण करती है। बच्चों, अब प्रभावी परमाणु क्रमांक को हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी EAN। ये बच्चों निकालते कैसे हैं? तो इसके लिए फार्मूला होता है परमाणु क्रमांक, किसका? केंद्रीय धातु का। परमाणु क्रमांक प्लस लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिगेंडों द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होता है बच्चों। अब देख लीजिए जरा, ये क्या होता है? ग्रहण किए गए और त्याग किए गए, इनको जरा समझ लीजिए। चलिए इसको हम साफ करते हैं और एक आपके सामने छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया K4FeCN6, ये ले लिया। तो हमें ये देखना है कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आता है। तो आप लिखोगे EAN बराबर, बच्चों ये आपको 21 से 30 तक का याद होना चाहिए। स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक। इसका होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो आपको देखना है Fe का। तो Fe का कितना है? 26। यहाँ पर मेटल Fe है, Fe का परमाणु क्रमांक कितना है? 26। इसके बाद में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि एक दंती लिगेंड मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देकर एक उपसे संयोजी बंध बनाता है। तो एक दंती लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 कितने देंगे? तो जवाब है 12। तो यहाँ पर दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 12।
अब ये कितने त्याग करेगा ये कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए आप इसी कंपाउंड में इसी मेटल की ऑक्सीकरण संख्या निकाल दीजिए। ऑक्सीकरण संख्या जितनी आएगी उतना ही हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालना अभी बताया था कि यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 4, माइनस का 6 बराबर 0, -6 से +4 घट जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 0 के साइड भेज देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। बच्चों इधर देख लीजिए K4 था तो 4K प्लस Fe प्लस 6CN Cn इज इक्वल टू 0, 4K की +1 Fe रख दिया प्लस 6CN की -1 इज इक्वल टू 0, ये 4 प्लस Fe माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, Fe माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, Fe इज इक्वल टू 2 कितना आ गया 2। तो जितने ऑक्सीजन नंबर आ जाए वही त्याग किए हुए इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इसमें घट जाएंगे, तो 26 से 2 गए तो ये बचा 24 प्लस 12, 24 12 कितना हो गया 36। इस प्रकार से हम लोग EAN निकालते हैं। और देख लीजिए, चलो अच्छा इसका देख लेते हैं, CuNH3 का होल 4 SO4। अगर हमें इसका EAN निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों, पहले तो आप फार्मूला लिखोगे EAN इज इक्वल टू, क्या लिखें बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, कॉपर का उधर लिखा है 29, तो आप 29 लिख लीजिए, प्लस दिए गए इलेक्ट्रॉन, तो 1 NH3 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 NH3 कितने देंगे, तो जवाब है 8। ऑक्सीजन नंबर इसकी निकाल लीजिए, तो ऑक्सीजन नंबर इसकी कितनी आती है 2, कितनी आती है हम पहले भी निकाल चुके हैं, ऑक्सीजन नंबर आती है 2, तो 29 में 2 गए तो ये बचा 27 प्लस 8 आप ऐड कर दीजिए, ये हो गया 35। देखो लगभग वहाँ तक पहुँचने वाला था 36 तक, लेकिन 35 ही प्राप्त कर पाया। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड की कोई भी उपसय संयोजी यौगिक हो उसका आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप ज्ञात कर सकते हो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, मैंने आपको समझाया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस मेटल का परमाणु क्रमांक कितना है और उस मेटल द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब बच्चों कुछ आपको होमवर्क के रूप में हम दिए दे रहे हैं, तो आपको ये सब करके देखना होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाए। देखिए हम पहला लिख रहे हैं आपको CONH3 का होल 6 Cl3, ये आपको इसका निकालना है। दूसरा लिख लीजिए NiCO का होल 4 में निकालना है। तीसरा है बच्चों K2NiCN का होल 4, इसमें निकालना है। इसके अलावा बच्चों और देख लीजिए K2PtCl6 में आपको निकालना है। Pt का यहाँ पर एटॉमिक नंबर हम आपको लिखे दे रहे हैं 78 होता है। आगे देख लीजिए, जैसे हमने लिखा K3CrC2O4, इसमें निकालना है। आगे देख लीजिए आप K3FeCN का होल 6, इसमें निकालना है। इसके अलावा और देख लीजिए K2HgI4, इसमें निकालना है बच्चों। यहाँ पर हम Hg का परमाणु क्रमांक लिख दे रहे हैं 80। इसके अलावा बच्चों AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, यहाँ पर Ag का परमाणु क्रमांक हम लिख दे रहे हैं 47। कितना लिखे दे रहे हैं 47। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लोग घर से स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप कर पा रहे हो तो नहीं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो बाई चांस तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जिसका आप EAN ना निकाल पाओ। अब बच्चों हम लोग चलते हैं IUPAC नामकरण के लिए। बच्चों उपसय संयोजी यौगिक का नामकरण करने के लिए कुछ लिगेंडों का
नाम हम लोग कैसे लिखते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए चलिए देख लेते हैं। जैसे बच्चों Cl माइनस लिखा है, तो Cl माइनस अगर लिगेंड का काम कर रहा है तो इसको हम क्लोराइड ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो लिख दो या क्लोरिडो लिख दो, जो चाहो वो लिख सकते हो। Br माइनस लिखा है तो इसको हम ब्रोमो या ब्रोमिडो लिखेंगे। I माइनस लिखा है तो इसको आयोडो या आयोडिडो लिखेंगे। इसी प्रकार से यस के ऊपर डबल माइनस है, इसको हम लोग सल्फाइडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सल्फाइडो लिखेंगे। बच्चों एन के ऊपर ट्रिपल माइनस है, इसको हम लोग नाइट्राइडो लिखेंगे। तो इस प्रकार से इनका नाम जान लीजिए। इसके अलावा कुछ जो बहुत फेमस हैं उन पे भी चर्चा कर लें। जैसे H2O है तो इसको हम लोग एक्वा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्वा, AQUA। और जैसे H2O के साथ साथ जैसे मान लो CO हुआ तो इसको हम बच्चों कार्बोनिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कार्बोनिल। इसके अलावा जैसे मान लो SO2 हुआ तो SO2 को लिखेंगे सल्फोनिल लिखेंगे। इसके अलावा मान लीजिए जैसे OX हुआ, OH हुआ तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग हाइड्रोक्सो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सो पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों यनो को क्या पढ़ेंगे, यनो को पढ़ते हैं नाइट्रोसिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोसिल पढ़ेंगे। NH3 को क्या पढ़ते हैं बच्चों, NH3 को हम लोग पढ़ते हैं एमीन, AMMIN, यानी एमीन पढ़ते हैं। तो बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे IUPAC पर। देखिए डायरेक्ट नियम तो बहुत सारे हैं, तो हम डायरेक्ट चर्चा करते हैं। जहाँ जहाँ जो जो नियम अप्लाई होगा हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो आज बच्चों हम लोग IUPAC नाम पढ़ने जा रहे हैं। IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड का हम लोग IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। चलिए बच्चों देख लेते हैं। पहला BF4 के ऊपर चार्ज लगा है माइनस का। अब इसको बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना कि नाम पढ़ने के लिए हमें पॉजिटिव पार्ट को सबसे पहले पढ़ना होता है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेगेटिव पार्ट की। तो इसमें फ़िलहाल तो कोई पॉजिटिव पार्ट है ही नहीं, तो फिर नहीं है तो फिर इसी को पढ़ना है। अब जब नेगेटिव चार्ज संकुल के ऊपर होता है, जब नेगेटिव चार्ज संकुल के ऊपर होता है तो इसमें जो धातु होती है उसके नाम के आगे ATE जोड़ना होता है। और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा है या कोई चार्ज नहीं लगा है तो इसको इसके सामान्य नाम से हम लोग पढ़ देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा है, यानी इसके नाम के आगे हम क्या लगाने जा रहे हैं, 8 लगाने जा रहे हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कितने लीगेंड हैं। तो लीगेंडों की संख्या को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो कितने लीगेंड हैं, 4 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप सभी जानते होंगे 4 को हम लोग टेट्रा पढ़ते हैं। और F को मैंने बताया था क्या पढ़ते हैं, फ्लोरो पढ़ दो या फ्लोरिडो पढ़ दो, जो आप चाहो पढ़ दो। तो टेट्रा फ्लोरो। और इसको हम वैसे तो बोरान पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि माइनस चार्ज लगा है इसलिए बोरेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बोरेट। और इस पूरे में इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को निकालना आता होगा, कितनी आएगी, 3rd ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, जितनी ऑक्सीडेशन नंबर आए उसको रोमन अंकों में और छोटे कोष्ठ में लिख देना है। और इसके बाद में चूंकि इसके ऊपर आयन लगा है तो आप भी इसके ऊपर आयन लिख दीजिए। बताइए कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। तो आइए चलिए अगला देख लीजिए।
सेकंड नंबर, इसके आगे के लगा दो और BF4 लिख दो। आइए चलिए इसको पढ़ते हैं। तो पहले इसको पढ़ना है पॉजिटिव वाले को, फिर नेगेटिव वाले को। तो पॉजिटिव वाले के को क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम। मैंने पहले कहा था कि पहले पॉजिटिव को पढ़ते हैं फिर नेगेटिव को। तो चूंकि जब जो लेफ्ट साइड में होता है वो पॉजिटिव होता है, जो राइट साइड में होता है वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाले को पहले पढ़ दो, तो पोटेशियम पढ़ दिया। अब इसको पढ़ने की बारी आई। तो इसको तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ेंगे? टेट्रा फ्लोरो या फ्लोरिडो पढ़ दो, बोरेट। ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब इसमें आयन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा। तो जब चार्ज लगा हो तो चार्ज लगाना, चार्ज ना लगा हो तो कोई चार्ज लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे नेक्स्ट समझते हैं। जैसे मान लो ये दे दिया है CrH2O का होल 6 और ब्रैकेट क्लोज, बाहर लगा है Cl3। अब देखिए बच्चों, इसको हम क्या पढ़े? अब इसमें आप ये वाला पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया। मैंने कहा था जो पहले लिखा होता है वो पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब इसको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 6 को हम लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा लिख दिया। H2O को एक्वा, हेक्सा एक्वा। और Cr को हम लोग क्या पढ़ते हैं? चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको इसके सामान्य नाम से क्रोमियम। और पूरे में इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी 3rd। और फिर इसको लिख देंगे क्लोराइड। अब यहाँ पर ये लिगेंड का काम नहीं कर रहा है। लिगेंड का काम करता होता तो क्लोरो लिखते हैं। चूंकि लिगेंड का काम कर नहीं रहा है, बाहर लिखा है आयन है, तो आयन है तो फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्लोराइड पढ़ेंगे। चलिए इसी क्रम में हम लोग एक और देखते हैं। इसी क्रम में देख लीजिए, जैसे मान लो हमने लिखा CrCl H2O, CrCl2 H2O का होल 4 Cl, जैसे ये। अब इसमें देखो पढ़ना है, तो सबसे पहले ये पॉजिटिव वाले को पढ़ेंगे फिर नेगेटिव वाले को। पॉजिटिव वाले में देखो ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड। अब कौन सा लिगेंड पहले पढ़ा जाए, यहाँ पर डाउट होगा आपको। तो हमेशा याद रखना, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले जो आता है वही पढ़ेंगे। तो इसको एक्वा पढ़ेंगे, ए से स्टार्ट होगा। इसको क्लोरो पढ़ेंगे, सी से स्टार्ट होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए आता है कि सी? तो आंसर है ए पहले आता है। तो ए वाले को पहले पढ़ो। ए वाले कहे हैं 4, तो 4 को आप लिखोगे टेट्रा और इसको लिखेंगे एक्वा, टेट्रा एक्वा। और इसको हम पढ़ेंगे डाई, 2 है तो डाई। और Cl को पढ़ेंगे क्लोरो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। और चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसको क्रोमियम लिखेंगे, क्रोमियम, क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी निकाल लीजिए, 3rd आएगी तो आगे लिख देंगे 3rd। और इस वाले Cl को लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड। इस प्रकार से बच्चों हम इसका नाम लिखते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? नहीं आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फिर चलिए कुछ हम आपको होमवर्क के तौर पर दिए दे रहे हैं ताकि आप लोग घर से इसको करके लाएं। और अगर आपको ना आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर से ज़रूर टाइप करो जो भी आपको नहीं आता है। चलिए पहला लिखा हमने K3 FeC2O4 का होल थ्राइस, इसको करना है। दूसरा आपको करना है COClNH3 का होल 5, चार्ज लगाए दे रहे हैं इस पर, प्लस का 2। फिर COCl2NH3 का होल 4, चार्ज लगाए दे रहे हैं प्लस का 1। इस पे एक और लिख दे रहे हैं CO
एन का होल थ्राइस चार्ज लगाए दे रहे हैं, प्लस का 3, CONH3 का होल 6, बाहर लिख दिया हमने Cl3, COH2O का होल 6 और बाहर लिख दिया हमने Cl3। तो आप बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपको ये दिए जा रहे हैं आपको इनको करके देखना है, स्वयं से इनका IUPAC नाम करके देखना है। यदि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही, जरा सी भी दिक्कत आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स पे वो चीज़ टाइप कीजिए कि सर हमें पहला नंबरिंग दिए दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, आपको जो भी नंबर ना आए वो नंबर टाइप कर देना, सर पहला नंबर नहीं आया, दूसरा नंबर नहीं आया, तीसरा नंबर नहीं आया। और अगर सभी आ रहे हैं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो इसी प्रकार से हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।